सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी। भाग 17। छोटी रानी की बाग्मिता बड़ी रानी को अधिक आकृष्ट करने लगी और दोनों एक दूसरे से बहुधा मिलने जुलने लगी। थोड़ी ही दिनों में दोनों के बीच का बहुत दिनों के चले आने वाली अंतर कम हो गया। राजा को इस मेल जोल पर संतोष हुआ, परंतु जनार्दन को इसमें श्रद्धा के योग्य कुछ न दिखाई दिया। एक दिन बहुत लगन के साथ छोटी रानी बड़ी रानी से बातें कर रही थी। बातचीत के सिलसिले में छोटी रानी कहा, जब तक हम लोग इस बंदी गृह में बैठे बैठे दूसरों का मुंह ताकती रहेंगी, तब तक कोई सरदार मैदान में नहीं आएगा। बाहर निकालते ही बहुत से सरदार साथ हो जाएंगे। बड़ी रानी थोड़े ही देर पहले कही हुई एक बात को दोहराते हुए बोली, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस राज्य में असली अधिकारी कैद में है और जिसे कैद में होना चाहिए वह राजदंड हाथ में लिए है, परंतु उसको छीनने की शक्ति अब भी हमारे हाथ में है। छोटी रानी ने उत्तर दिया। बड़ी रानी ने पूछा, मुझे केवल एक बात का भय है कि यदि तुम्हारी योजना असफल हुई तो रक्षा का वह एक स्थान भी हाथ से निकाल जाएगी। रक्षा का? इस बंदी गृह के आप रक्षा का स्थान बतलाती है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी रक्षा का साधन घोड़ा, तलवार और रणक्षेत्र है। मैं भी मानती हूँ, और यदि काफ़ी तादाद में सरदार लोग सहायता के लिए आ गए तो सब काम बन जाएगा, परंतु यदि ऐसा ना हुआ तो प्रलय की आशंका है। जरा भी नहीं। दृढ़ निश्चय के साथ जो काम किया जाता है वह कभी असफल नहीं होता। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए असफल भी हो गए तो इस अवस्था की अपेक्षा स्वतंत्र विचरण फिर भी बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ लौटकर नहीं आएगी, यह निश्चित है। असफलता का कोई कारण नहीं मालूम होता। असफलता ही हुई तो इस जीवन में मरण अच्छा है। आप किसी बात से डरती है? बड़ी रानी ने निश्चयपूर्ण स्वर से कहा, मुझे कोई डर नहीं है। मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ, परंतु यह करती हूँ कि जो कुछ करो सोच समझकर। छोटी रानी अधिक निश्चयपूर्ण स्वर से बोली, बिल्कुल सोच समझ कर लिया है। रामदयाल अपने पक्ष के सरदारों से मिल चुके हैं। वे लोग नए राजा के असंतुष्ट हैं, परंतु जब तक हम लोग महलों में बंद हैं तब तक ये लोग अपनी निज की प्रेरणा से कुछ नहीं कर सकते। बाहर निकाल पड़ते ही ठठ के ठठ सरदार आ पहुँचेंगे। वहाँ से चलकर ठहरेंगे कहाँ? बड़ी रानी ने जरा संकोच के साथ पूछा। कहीं भी, दलीप नगर के बाहर कहीं भी, सिंह की गुफा में, नदी की तली में, पहाड़ों की शिखर पर, कहीं भी। छोटी रानी ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, हमारे स्वामी धर्मी सरदार कहीं भी हमारे सहायता के लिए आ सकते हैं। बड़ी रानी ने प्रतिवाद करते हुए कुछ रुखाई के साथ कहा, मैं इस तरह की यात्रा के प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकती। व्यर्थ मारे मारे फिरने से यहीं अच्छे। छोटी रानी तुरंत रुख बदल कर बोला, रामनगर के राव के वहाँ ठिकाने रहेंगे। वहाँ से आलीमर्दान की भी सहायता सहज हो जाएगी। सिंहगढ़ पर चढ़ाई उसी ओर से अच्छी तरह हो सकती है। छोटी रानी के ढले हुए सर से बड़ी रानी को नरम कर दिया। कहा, रामनगर के राव के पास बड़ा बल तो नहीं, परंतु स्थान रक्षा विचार में अच्छा है। आलीमर्दान की सहायता बिना काम न चलेगी। वह हमारा राखीबंदी भाई है। छोटी रानी ने उत्तर दिया। उसकी ओर से जो भी कोई खटका मत कीजिए। किसी भी मंदिर के विघ्न के करने के लिए कोई इच्छा उनके मन में नहीं है। इसी समय एक दासी ने बड़ी रानी को खबर दी कि जनार्दन आशीर्वाद देने के लिए आना चाहते हैं। बड़ी रानी इसका नाम सुनते ही चौंक पड़ी। छोटी रानी ने कहा, इस समय इसका यहाँ आना बुरा हुआ। मालूम किस दोह को लगा कर आया है? छोटी ने आश्चर्य प्रकट किया। बुरा हुआ? क्या यह कैद खाने का दारोगा है जो आप भयभीत सी मालूम पड़ती है? क्या बुरा हुआ? बड़ी को चोट सी लगी। उन्होंने दासी से पूछा, और कुछ नहीं कहते थे? छोटी रानी की और देखकर दासी ने जवाब दिया, और कहते थे महाराज। छोटी रानी के कड़ाई के साथ पूछा, क्यों डरते हैं? बोल, क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, केवल यह पूछते थे कि छोटी महारानी भी वहाँ है या नहीं। तूने क्या कहा? बड़ी ने पूछा। छोटी रानी बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए बोली, इसने कह दिया होगा कि है।
मैं कोई बाघिनी व तेंदुआ तो हूँ नहीं जो इसी समय दीवान जी को फाड़ डालूंगा। दासी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने कहा था कि नहीं है। छोटी रानी ने कड़ कर प्रश्न किया, क्यों? तूने क्यों झूठ कर बोला? दासी कांपने लगी। बड़ी रानी ने शांति स्थापित करते हुए प्रयोजन से कहा, बेचारी साधारण स्त्री है, मुंह से निकाल गया होगा, कोई बुराई मत मानो। मुझे चाहती है और मेरा इस पर स्नेह है। यहाँ की और स्त्रियाँ तो दुष्ट है। छोटी रानी कुछ नहीं बोली, कुछ सोचती रही। बड़ी रानी ने कहा, तुम जरा छिप कर देखो तो जनार्दन क्या कहता है, किस प्रयोजन से आया है, व्यर्थ है। छोटी रानी ने उत्तर दिया, इस बात को जानता है कि आप मेरे ऊपर कृपा करती है, इसीलिए मेरे छिपकर सुनने लायक कोई बात ना करेगा। तो भी क्या हर्ज है? बड़ी रानी ने कहा, सुन लो, तमाशा ही नहीं सही। छोटी रानी बड़ी को प्रसन्न करने की नियत से बोली, छिपने की क्या ज़रूरत है, मैं एक कोने में बैठी जाती हूँ, डंचड़ी के बाहर से बातचीत करेगा, मैं अपने को प्रकट ना होने दूंगी, आप उसे बुलवा लें। बड़ी रानी ने जनार्दन को विवाह के लिए संकेत दिया और छोटी रानी से कहा, वह उन स्त्रियों में से है जो मेरे लिए अपना सिर काटने के तैयार रहती है। इस पर छोटी रानी केवल मुस्कुराई, कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया। थोड़ी देर में जनार्दन आ गया। आशीर्वाद और कुशल मंगल पूछने का पश्चात उस दासी द्वारा जनार्दन और बड़ी रानी का वार्तालाप होने लगा। जनार्दन ने पूछा, छोटी महारानी न मालूम मुझसे क्यों रुष्ट है? महाराज इस बात को जानते हैं कि मैं उनका कोई अहित चिंतन नहीं करता। बड़ी रानी ने जवाब दिलवाया, इस बात से मेरा कोई संबंध नहीं, आप इस विषय पर उन्हीं से ही क्यों न पूछे। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। उन्हें इस राज्य में जो स्थान पसंद हो उससे आनंदपूर्वक रहे, जिससे इस लांछन से बचूं कि दलीप नगर में मैंने उन्हें बरबस रोक रखा है, इसे तो अवश्य पसंद करेंगी। और जवाब देने वाली ने रानी की ओर से कहा, बड़ी महारानी भी कुछ दिनों के लिए बाहर यात्रा करवाएंगी। जनार्दन को इस प्रस्ताव पसंद न आया, बोला, आजकल अवस्था जरा खराब हो रहा है और वैसे भी यह स्थान तो आपको बहुत प्यारा रहा है, आपने कभी शिकायत नहीं की कि बीच में टोक दिया गया। बड़ी रानी की तरफ से कहा गया, जरूर जाऊंगी, कैदी नहीं है जो उन्हें तो जाने दिया जाए और इन्हें रोक रखा जाए। जनार्दन बोला, मैं महाराज से अनुमति के लिए कहूँगा, परंतु जिस काम से मैं आया हूँ यदि यहाँ नहीं हो सकता तो छोटी रानी के ही पास जाकर अपने अपराधों को क्षमा मांगूंगा, वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। छोटी रानी ने दासी का आश्रय लिए बिना ही पर्दे का भीतर से कहा, हम दोनों अत्याचार पीड़ित स्त्रियां एक स्थान में शांति के साथ रहना चाहती है, यह भी तुम्हें सहन नहीं। हमारा राज्यपाट ले लिया और दोनों को एक दूसरे से अलग करके क्या किसी एकांत गड़ी में हमारा सिर कटाओगे? जनार्दन चौंका नहीं, थोड़ी देर तक स्तब्ध निश्चल रह गया। कुछ ही क्षण पश्चात बोला, मैंने तो ऐसा कोई बात नहीं कही जिससे आपके इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है। आपसे क्षमा प्रार्थना करने के लिए ही बात कर रहा था। न रुचि जाता हूँ, यदि ठहराता तो उसे और प्रलाप भी सुनना पड़ता। छोटी रानी ने सन्नाटा में आई हुई बड़ी रानी से कहा, देख लो इसकी चाल, हम लोगों को अलग करना चाहता है और अलग करके हमारा नाश, हम लोगों अलग नहीं हो सकती। बड़ी रानी ने जोर के साथ कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूंगी। जनार्दन दोनों रानियों को एक दूसरे से अलहदा करना चाहता था, इसी प्रयोजन से यहाँ गया भी था, परंतु अपनी साधारण सावधानी से काम न लेने के कारण और छोटी रानी के ताड़ लेने से उसका मनोरथ निष्फल हो गया। छोटी रानी के कुवाक्य का उसे बहुत थोड़ी देर ध्यान रहा होगा। उसके मन में इस बात की बहुत ग्लानि थी कि चतुराई के साथ बातचीत नहीं की। राजा के पास गया, पर चतुर मंत्री के लिए समय से बढ़कर मूल्यवान और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने राजा से तुरंत भेंट की। दोनों रानियों की परस्पर बढ़ती हुई घनिष्ठता में किसी भयंकर विषय की विभीषिका, किसी विकट षड्यंत्र की जनन शक्ति की आशंका का चित्र जनार्दन ने खींचा। राजा ने जरा झीझ कर कहा, तब क्या करें?
जब तक कोई बड़ा अपराध सिद्ध ना हो पा जाए दंड तो दिया नहीं जा सकता। राजा की झिलझिलाहट से जरा भी न घबराकर जनार्दन ने बोला, मैं तो किसी अपराध के सिद्ध करने की जरूरत के और न किसी दंड की विधान की। उन्हें तो अन्नदाता दो अलग अलग स्थानों में सम्मानपूर्वक रख दें, इससे बेईमानस और बढ़ेगा। जो सरदार अभी पीछे पीछे और शायद दावी जवान कहते हैं कि हम लोगों ने रानियों को महल में कैद कर रखा है, मैं ये भड़क कर खुल्लम खुला बुराई करेंगे। रानियों को वहाँ से हटाकर मैं अपने लिए व्यर्थ का विरोध नहीं खड़ा करना चाहता है। अन्नदाता, मैं यहाँ बैठी बैठी सम्मिलित शक्ति से राज्यों को उलटने पलटने की तरक्कियाँ सोचा करती है, सरदारों को अराजकता के लिए उभाड़ा करती है। एक दूसरे से दूर रहने पर दोनों निर्बल हो जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानता। जैसी महाराज की मर्जी है, परंतु छोटी रानी की हरकतों के मारे मेरी तो नाक में दम आ गया है। यह तो अन्नदाता की मालूम ही है कि मेरा सिर काटने व कटा लेने का रानी के प्राण ठान रखा है। राजा ने हंसकर जनार्दन की बात काट दी। कहा, डरो मत, तुम्हारी उम्र अभी बहुत है, चाहे ज्योतिषियों से पूछ लेना। फिर एक क्षण बाद गंभीर होकर राजा बोला, शर्मा जी, तुम्हें तलवार चलाना सीखना चाहिए था। राजनीति के गणित लगाते लगाते बहुत से व्यर्थ भय के भूत तुम्हें सताने लगे हैं। स्त्रियां बाट काटती है, सिर नहीं काटती। अपना कामकाज देखो। राज्य की बहुत सी समस्याएं तुम्हें उलझाने के लिए वही बहुत काफ़ी है। इधर का ख्याल जरा कम कर दो, कुछ मेरा भी भरोसा करो। विनीत भाव से दीवान ने कहा, महाराज का भरोसा ना होता तो एक घड़ी में बचना करीब करीब असंभव था, परंतु कुछ नहीं, राजा है। राजा ने कहा, फिर हंसकर बोला, तुम्हारा सिर सही सलामत है, घबराओ मत, मौज करो। जनार्दन चला गया। अकेले में एक आह भरकर मन में बोला, अब तो मेरा सिर राजा को इतना सस्ता मालूम पड़ना ही चाहिए। यह है भाग 17। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पीछे का वीडियो देखना है तो काकन बॉक्स में क्लिक करके वीडियो देखें और आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करें, कमेंट करें।